नमस्कार बच्चों, मैं रीता धीमान, आपकी हिंदी अध्यापिका आपके समक्ष हिंदी दो दादी माँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। दादी माँ, सबको अपनी दादी माँ से प्यार होता है, आपको भी है ना? अरे दादी माँ से प्यार किसको नहीं होता। मुझे भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार है। मैं भी अपनी दादी माँ को बहुत प्यार करती थी। अब वो नहीं है, उनकी याद भी आती है, पर क्या करें, समय है, जाना ही है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ 2। अब पाठ 2 में ज्यादातर हिंदी के महीने हैं। अब हिंदी के महीनों में और अंग्रेजी के महीनों में थोड़ा अंतर है। अंग्रेजी के महीने आप सभी को आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लेकिन हिंदी के महीने अगर मैं पूछने लगूं आपसे, तो हिंदी के महीने में कोई भी बोल नहीं पाएगा। अरे हिंदी के महीने भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो, हमने भी आपके सामने लेकर आए हैं हिंदी के महीने। जैसे साल की शुरुआत इंग्लिश के महीनों में जनवरी से होती है, हिंदी के महीनों में चैत्र से होती है। और चैत्र में आधा मार्च और आधा अप्रैल आता है। ये वहां से शुरू होता है। ये कभी भी पूरा जनवरी में जैसा पूरा महीना हिंदी का हो जाए ऐसा नहीं, आधा उस महीने का लेते हैं और आधा उस महीने का। तो चैत्र पहला महीना है, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। और फागुन जो है जिसमें आप होली मनाते हो, ये हिंदी महीने का आखिरी महीना होता है। और ये कब आता है? आधा फरवरी और आधा मार्च। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं पाठ 2। पाठ 2 में एक बूढ़ी दादी है, लेखक है। लेखक ने अपनी घटना, अपने बचपन की घटना, अपने बचपन में वो जब गांव में जाता था, दादी के पास रहता था, दादी उसके लिए कैसे चिंतित रहती थी, अगर वो बीमार हो जाता था तो कैसे उसके लिए वो करती थी, कैसे उसकी देखभाल करती थी, वो सारी बातें उसको याद आती हैं। और वो छात्रावास में रहता है। छात्रावास में यानी हॉस्टल, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हॉस्टल। ठीक है। हाँ, हमारे बच्चों को थोड़ा सा हिंदी कम समझ में आती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको समय समय पर मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। चलिए तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। कमजोरी ही है, यहां से शुरू होता है हमारा पाठ 2। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी। जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मैंने देखो उसके बाद, बचपन के बाद मैंने बहुत सारे गर्मी, बरसात और वसंत के देखे हैं, लेकिन मेरा मन तो सदाए अनमना सा हो जाता है, क्योंकि मैंने जो बचपन में किए हैं मस्ती, उनकी बात अलग ही है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझे प्रश्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अरे दोस्त तो होते ही ऐसे हैं। पहले तो मुझे छुट्टियों की सूचना देते हैं, अरे यार इस बार छुट्टियों में क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसके बाद जब मेरी थोड़ी सी पीठ पीछे जाकर के मेरी मजाक लेते हैं और बोलते हैं ये तो घबरा जाता है, ये तो मजाक, मेरी मजाक उड़ाते। कोई बात नहीं, अरे दोस्त तुम्हें इतनी बातें तो चलती रहती हैं। आपके साथ भी कभी कभी किसी दोस्त ने ऐसा किया होगा, करते हैं ना, कोई बात नहीं। अब उसके आगे मैं सोचता हूं, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मैं जैसे अपने दोस्तों को बताता था ना गांव की बातें, फिर उसके बाद में सोचता हूँ कि चलो ये मेरे मजाक उड़ा रहे, मैं अब इनको नहीं बताऊंगा, ना सोचूंगा, ना कहूंगा। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बरबस मेरी आंखों के सामने वो शरद की जो शीत, सर्दियों की जो ठंडक होती है, किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब वो छाया कौन है? बरबस उनकी दादी ही होंगी। क्यों? मुझे लगता है जैसे ज्वार के दिन आ गए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ज्वार के दिन मतलब जैसे बरसात होती है ना, और बरसात में एक अनाज होता है, वैसे तो ज्वार एक अनाज होता है, लेकिन बरसात में जब गांव में चारों के चारों तरफ
पानी की पानी हिलोरे ले रहा होता है, दूर के सीमान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। जब बरसात होती है ना, बरसात में पानी आता है और पानी के साथ में जो घास आती है, उखड़ उखड़ के घास आ जाती है, उसमें मोथा जैसे घास होती है, थोड़े छोटे छोटे पत्ते होते हैं, और अधगली घासें, साई यानी एक घास होती है, वो होती है सुगंध, वो भी थोड़ा सा अजीब सी लगती है। बन प्याज की जड़ें, जैसे एक घास होती है ना, आपने लंबी लंबी सी एक घास देखी होगी, प्याज होती है जैसे, और जब उसे उखाड़ते तो नीचे वो प्याज की शेप में, लेकिन बहुत छोटी शेप होती है, उसमें वो निकलती है। और नाना प्रकार की, यानी नाना मतलब बहुत अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यानी कि जब पानी में कोई चीज ज्यादा देर तक पड़ी रहती है तो थोड़ी गल जाती है। और आपने देखा भी होगा बरसात में जब पानी कहीं ठहर जाता है, बरसात में कहीं घासें आ जाती हैं पास में, उसमें गंध आने लगती है, अजीब सी मुश्क आने लगती है, और हम कभी बोलते हैं कि अरे पता नहीं धूप कब निकलेगी, कब ये गंध से पीछा छूटेगा। ऐसा हम सब लोग भी बोलते हैं, हम सबने भी देखी हो ना बरसात। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आप सबको भी बरसात बहुत पसंद है ना, मुझे पता है सारे बच्चों को पसंद होती है। और मैंने तो यहाँ पे भी देखा, अपने विद्यालय में भी, जिस दिन बरसात होती है तो बच्चों को कितना भी मना करो मैदान में मत जाओ, लेकिन मैदान में ही जाएंगे, पूरी जूते जितने भी हैं आपकी उसके यूनिफॉर्म के, और वो सारे छप छप करके, बड़ा मजा आता है ना आपको। ऐसे ही लेखक को भी मजा आ रहा था। रास्तों की कीचड़ सूख गई, गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय, झाग भरे जलाशय मतलब जो बराबर में पानी जम जाता है ना बरसात के दिनों में, और हम ना चाहते हुए भी चलते चलते पानी में छप करके चलते हैं। अरे वाह, उसकी तो बात ही अलग होती है, बचपन में होती है ऐसी ऐसी बातें। आषाढ़, मैंने आपको बताया था ना, आषाढ़ में हिंदी का महीना क्या कब होता है, ये आधा जून और आधा जुलाई, जब आम और जामुन, आपको भी पसंद है ना आम, आम फलों का राजा है। आम तो अरे वाह, कोई भी बच्चा बोल ही नहीं सकता आम पसंद नहीं है। और जामुन, आम और जामुन एक ही समय पर आते हैं, और कहा जाता है कि आम जितना भी खा लो, पूरा पेट भर के खा लो, और एक जामुन खा लो तो आम कभी नुकसान नहीं देता। और अगर कितनी भी जामुन खा लो और उसके ऊपर एक आम खा लो, ऐसा कहा जाता है। गांव की ही बातें बता रही हूँ, गांव में ऐसा ही बोलते हैं कि बहुत सारी जामुन खा लो पेट भर के, और उसके ऊपर एक आम खा लो तो जामुन नुकसान नहीं देती। ये दोनों का अपना आपस में एक तालमेल है। अगर जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, यानी नाश्ते में कोई चिवड़ा या गुड़ ना मिले, दुख की बात नहीं। और चैत्र के दिन, चैत्र के दिन कब होते हैं, जब नवरात्रे आते हैं ना, जिसमें हम आधा मार्च और आधा अप्रैल रखते हैं, वहां पर। ये चैत्र कौन सा महीना है हिंदी के महीनों का, पहला महीना। मैंने शुरू में ही बताया था ना आपको, लाई के साथ, लाई पता है आपको क्या होता है, लाई होता है जब गेहूं कटता है ना, और गेहूं काटने में जब वो पूलियां बना बना कर रखते हैं तो कहते हैं ना लाई कट रही है, गेहूं कट रहा है। तो उन दिनों में जो मजदूर लोग होते हैं वो गुड़ और पानी साथ में लेते हैं, क्योंकि जब गेहूं काटते हैं तो नीचे जब वो सूखा सूखा गेहूं का पेड़ होता है ना, वो वहां से थोड़ी डस्ट धूल आदि होती है, तो जब गुड़ खाते हैं तो वो पूरी सांस की जो नली है, भोजन की नली है, वो पूरी साफ हो जाती है। इसकी वजह से जो मजदूर लोग हैं वो गुड़ खाते हैं। तो वहां पे बोल रहे हैं कि लाई के साथ गुड़ पीने को ना मिले, यानी गुड़ ना मिले, पानी ना मिले, कोई बात नहीं, अफसोस नहीं, पर ज्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो, तो बड़ा बुरा हाल होता है। मालूम होता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क मतलब अंदर ही अंदर मन में हो रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, साबू मतलब साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी, मैं सिर्फ एक दिन ही मजा ले पाया था, लेकिन उसके बाद मैं बीमार हो गया, क्या करूं। पर मुझे लगा था कि छोड़ो, साधारण सा बुखार है, बुखार तो मुझे ऐसे होता ही रहता है। पर मुझे क्या पता था वो इतना भयंकर बुखार होगा, उसने तो मेरी बुरी हालत ही खराब कर दी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे। इतना तेज बुखार चढ़ा मुझे, मेरी दादी भी परेशान हो गई और मैं भी परेशान हो गया कि ये है क्या। दिन में तो मैं जैसे चादर लपेटे सोया था, दादी माई शायद नहा कर आई थी,
उसी झाग वाले जल में झाग वाला जल, जिस जल में मैं कूदा था पतले दुबले स्नेह सने शरीर, सफेद किनारी की धोती और सन से सफेद बालों के सिरों पर टपके हुए जल की शीतलता, यानी बरसात का पानी, जैसे उसमें भीग कर आई थी और लग रहा था ऐसा जैसे नहा कर आई, अभी सर से टपक रहा था पानी और धोती भी गीली हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो दादी अभी नहाकर आई है। उन्होंने सर पेट छुए, उन्होंने मुझे देखा और मेरा सर और पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। वो मेरी चिंता में कहीं गई थी कुछ लाने के लिए। अपने धोती की एक पल्लू से एक गांठ खोली उन्होंने और उसमें अदृश्य कुछ चबूतरे की मिट्टी जैसी, जैसे भभूत जिसको बोलते हैं गांव में। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, यानी मुझे कभी पंखे से हवा करती, क्योंकि आपको पता ही है गांव में पहले पुराने जमाने में बिजली के पंखे तो होते नहीं थे, हाथ वाले पंखे ही होते थे। कभी झलते हुए हाथ पैर पकड़े कपड़े से सहलाती, सर पर दाल चीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं सारे घर वालों को परेशान करके रखती थी। सबसे पूछती, अरे हांडी में पानी आया कि नहीं आया, उसे पीपल की छाल में छोका कि नहीं छोका, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। इन सब का कारण क्या था? मेरी बीमारी और मेरी परेशानी, की मुझे परेशानी ना हो। दादी माँ को गवई गांव की 50-100 किस्मों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके साथ भी ऐसा ही चलता। उनको भी देखती और उनके हाथ पैर छूती, पेट छूती और बता देती उनको 10 दवाओं के नाम। दादी माँ का काम ही यही था। लेकिन ये है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत ही ध्यान रखते हैं बच्चों का। महामारी और विसूचिका के दिनों में, यानी कि जो महामारी फैलती, बीमारी फैलती है, कोई ऐसे होता है, कोई किसी को कोई रोग हो जाता है जो छूने से फैलता है, उसे महामारी बोलते हैं। जैसे कि अभी भी कोरोना वायरस ने हमारे देश में उत्पात मचाया हुआ है। आपको तो महामारी के बारे में सब कुछ पता चल गया। आज हम जो बैठे हुए हैं और ऑनलाइन आपको क्लासेस दे रहे हैं, ये भी उन्हीं में से एक। उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, इन सब को लेकर के वो आग में डाल करके उसकी धूप पूरे घर में फेरती थी, जिससे कि सारे जम्स मर जाए। हम भी लोग हवन वगैरह जब करते हैं तो हवन से क्या होता है, वो सारी जो वो होती हैं जम्स होते हैं वो चले जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन होता है। ऐसे ही वो दादी करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, वो सफाई का बड़ा ध्यान रखती थी। दवा में देर होनी नहीं चाहिए। अगर दवाई जिसमें शहद में या मिश्री पता है आपको क्या होता है? जैसे चीनी होती है ना छोटी छोटी, ऐसी इसका बड़ा बड़ा पीस होता है, उसे मिश्री बोलते हैं उसका। और उसके मिश्री के कटोरे भी बनाए जाते हैं, वो भी किसी उस पे रिचुअल्स जो होते हैं ना उनमें भी यूज होता है। तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। उनको सफाई का बड़ा ध्यान रखता था। वो अपने सामने हर काम जो है वो समय पर करवाती थी और साफ करवाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है। बुखार तो जैसे वो बुखार तो था ही, अब भी बुखार आता है। इसमें नौकर भी पानी दे देता है, महाराज जो खाना बनाने वाला होता है वो खिचड़ी बना देता है, साबूदाने की खिचड़ी बना देता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। नाड़ी मतलब नब्ज, जो हम ये हाथ में देखते हैं ना। डॉक्टर आपको पता है, जब डॉक्टर आता है तो आपका हाथ ऐसे ऐसे दबा के देखता है, उसे नाड़ी बोलते हैं। नाड़ी यानी नब्ज। और कुनैन मिक्सचर की सी की तिताही के डर से तो बुखार भाग भी जाता है। वो जो दवाई होती है ना कड़वी कड़वी जो पी जाती है शीशी में, उस दवाई के तो बस उसकी वजह से तो ऐसा लगता है बस वो दवाई ना पीनी पड़े, बुखार ऐसे ही चला जाए। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं चाहता। अब आते हैं हम, अब दादी माँ जो है, दादी माँ अपने आप में ही सोचती रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी और बोलती थी, बहन बुरा ना मानना, पर कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं तो सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं थी, लेकिन उनकी उपस्थिति हर काम में जरूरी थी। उनके अनुपस्थिति, अगर किसी काम में देरी हो गई तो समझो
वो वहां पे अनुपस्थित हैं और उनकी वजह से काम देर हो रहा है, लेकिन उनके बिना कोई भी काम शुरू नहीं होता था। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा तो बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास में कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी, वो बाहर किसी पे बिगड़ रही थी। मैंने सोचा पता नहीं क्यों दादी किसी के ऊपर इतना गुस्सा कर रही है। मैंने जाकर देखा रामी जो मेरे पड़ोस में ही रहता है, वो मेरा दोस्त, उसकी चाची, चाची का नाम क्या था, धन्नो। अब वो उस पे बिगड़ रही थी। अब मैंने सोचा पता नहीं क्या है, और जब मैंने जाकर धीरे से सुना तो क्या बोल रही थी, मालकिन मालकिन मुझे माफ कर दो, मेरे बिटिया की शादी है। वो इस तरह से करके उनके पैरों में झुकी हुई थी, लेकिन वो बोल रही थी दादी हट हट, मैं अभी नहा के आई हूं, मेरे पैर मत छू, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। तब मैंने देखा तो मैंने दादी को समझाते हुए कहा कि बेचारी गरीब है, दादी दे देगी कभी। तो फिर दादी मुझ पे बिगड़ गई। चल 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 आए मुझे समझाने, तो जा अपना काम कर, मुझे मत समझा। एक दिन रास्ते में, चलो इस बात को बहुत दिन बीत गए, 2-4 दिन बीत गए, तो मैं एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली और वह दादी को पूतो फलो दूधो नहो का आशीर्वाद दे रही थी मेरे सामने। लेकिन मैं आश्चर्यचकित कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विवल होकर कहा, जैसे मैंने पूछा वो मेरे सामने ऐसा क्यों बोल रही है, तो मैंने धन्नो चाची को बोला कि चाची ऐसा क्या बात है। उन्होंने मुझे विह्वल होकर या जैसे भाव विभोर होकर बोलते ना, बेटा भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी हमारे घर, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए दिए वो और नोट देकर क्या बोलती है मुझे, देखना धन्नो जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10-5 के लिए जगह साई ना हो। देवता है बेटा देवता, मालकिन देवता है, उन्होंने मेरा सारा कर्जा भी माफ कर दिया और मुझे ऊपर से 10 रुपए दिए वो, और उनकी तो मैं कैसे कर सकती हूँ बुराई, उन्हें तो मैं वही दूंगी ना आशीर्वाद। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज वैसी वैसी मालूम होती है जैसी परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, उसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थी। आपने देखा होगा ना, जब तूफान आता है और पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो घूम घूम के कहा जाता है कुछ पता नहीं। तो जीवन में सारे सुख दुख और सब कुछ झेलते हुए दादी माँ को भी पता है कि कब मुझे गुस्सा करना है और कब मुझे नरमी बरतनी है। क्योंकि दादा की मृत्यु के बाद तो वो बहुत ही उदास रहने लगी थी, क्योंकि सारे परिवार की जिम्मेदारी उनके पास जो आ गई थी। दादा ने उन्हें स्वयं धोखा तो दिया था, पहले तो उनमें इतना प्यार था, दादा बोलते थे कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ये है वो है, कुकुर मुक्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी। कुकुर मुक्ता किसको बोलते हैं पता है आपको? कुकुर मुक्ता किसको बोला जाता है? कुत्ते को बोलते हैं। हाँ अच्छा, बढ़ने वाला मुंह में जो राम बगल में छुरी होती है ना। दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, यानी कि जब अनायास दादा की मृत्यु हो गई तो जो वो था ना, जैसे काल होता है, यहाँ पे कुकुर मुक्ता को काल का वो दिया है, जैसे मुंह बाके खड़ा होता है ना, और घर में सब कुछ, क्योंकि कमाने वाले तो एक ही थे दादाजी और वो भी चल बसे। तो उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग हंसने वाले ज्यादा थे और हमारी परिस्थितियों पर, लेकिन मदद करने वाला कोई भी नहीं था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, यानी हिंदी का कौन सा महीना है? माँ, जनवरी का महीना, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ हवे, जनवरी आपको पता है ना जनवरी में कितना होता है, हमारी भी विंटर वेकेशन पड़ती है ना उस समय, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है। पछुआ हवा, पछुआ मतलब पश्चिम दिशा से, सन्नाटा और पाला। पाला क्या होता है? जब उंगलियां कटने लगती है ना, सूखी सर्दी होती है, पहाड़ों पे बर्फ पड़ी होती है और हवाएं चलती हैं, और अगर पैरों में जूते ना पहने हो तो उंगलियां भी कटने लगती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आप लोगों की सर्दियों में जो उंगलियां सूज जाती हैं, वो भी इसी का कारण है। ठीक है, चलिए। दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है, इतनी कड़ाके की ठंड में, और वो भी गीले कपड़ों में। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे।
उनके आंखों में मैंने सिर्फ स्नेह देखा था, प्यार देखा था, और कातर मैंने जो एक टुक देखती रहती हैं, गुस्सा भी करती हैं, और ऐसी निगाहों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेकिन अब मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से पूछा। मैंने उनको हिलाते हुए ऐसे, मैं बैठ तो क्योंकि बच्चा था, मुझे थोड़ी पता था कि क्या हो रहा है। मैंने धीरे से पूछा, दादी माँ, तो यहाँ क्यों बैठा है? दादी ने फिर पूछा। मैंने तो सिर्फ दादी माँ को ऐसे हिलाकर पूछा, दादी माँ। और दादी माँ ने जैसे ही धीरे से कहा, अरे तू यहाँ क्यों बैठा है? तू यहाँ कब आया? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने फिर साहस बनाते हुए अपनी दादी से पूछा। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, ये पूछते हुए, रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए, आपको पता ही है, दादी के पास बैठो तो हम चाहे जितने भी दादी दादा से प्रश्न पूछे वो कभी गुस्सा नहीं करते। तो उन्होंने मेरे हाथ, सिर पर हाथ, माथे पर हाथ फहराते हुए बोला, तो रोता क्यों है रे? क्योंकि मैंने दादी को कभी रोते हुए देखा नहीं था और मुझे दादी अजीब लग रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो अभी हूं ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उन्होंने एक संदूक खोला और उसमें से एक कंगन निकाला और मुझे दिखाते हुए क्या बोलती हैं वो, कि ये जो तेरे दादा थे ना, उन्होंने एक कंगन मुझे इसी दिन के लिए दिया था। उनका गला भराया, क्योंकि उनकी वो आवाज में प्यार भी था और मजबूरी भी थी। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। ये कंगन उन्होंने मुझे पहनने के लिए दिया था, लेकिन मैंने इसे पहना नहीं। मैं उन्हें उसे सहेज मतलब संभाल के रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। पुराने लोगों को सब पता था कि क्या होने वाला और कब हमें क्या चीज काम में आने वाली है। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप साप शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, जिसे मतलब किसी का कोई भी कार्य जब सारे विपत्तियों पे जब भारी पड़ जाता है और देवी माँ कोई हमारा हित करती है, तो मुझे उस समय कोई वो देवी जैसी लग रही थी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। चढ़ मतलब दिन निकल आया, सूरज काफी फैल गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें पांखें फैलाकर काली काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। और वो खिड़की पर बैठ गया, मेरे मतलब ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूं, और एक काला कौवा आकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। अब ये सारी चीज उसकी सोच में चल रही थी। वो एक पत्र उसके पास आया है, वो पत्र उसके हाथ में, और वो पत्र देखते हुए वो ये सारी चीजें सोच रहा था, अभी तक जितनी भी बातें चल रही थी। लेकिन ऐसे में ही एक कौवा अपनी घिनौनी आंखें, जो काली काली पांखें, पंख फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। तब मेरा एकदम से अचानक से वो ध्यान जो था वो टूट गया, और हाथ में अब भी किशन भैया जो मेरे भाई हैं उनका पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही, कतारें मतलब लाइनें, पंक्तियां। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी वो जो पत्र आया था, वो पत्र दादी माँ की मृत्यु का समाचार पत्र था, जो कि कवि लेखक के हाथ में था। और वो सोचता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? वो अपने धन्यवाद। क्यों ये धन्यवाद की आपकी स्लाइड इतनी अच्छी लग रही है? आपको सबको इस कविता से क्या सीख मिली? सॉरी, कविता नहीं है ये है पाठ 2। दादी माँ के सारे रहस्यों को उसने बता दिया। और वो जो दादी माँ ने वो कंगन दिखाया था, वो कंगन भी विपत्ति के समय उसके पिता को दे करके उसने वो सारी चीज वहां से उसको विपत्ति से हटाया, क्योंकि धन नहीं था। लोग बाग आते और उपहास उड़ाकर चले जाते, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। वो सारी चीजें उन्होंने देखी
और उसके बाद जब ये लास्ट में अंत में जो पत्र उनके हाथ में आया और उस पत्र को देखकर वो बार बार मन में यही सोच रहा है, क्या दादी माँ नहीं रही। मुझे आशा है ये मेरा पढ़ाया हुआ अध्याय आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे के पाठ के लिए यहीं पे हम विराम देते हैं और इसके शब्द अर्थ और आप इसके प्रश्न उत्तर आपको PDF के द्वारा या लिख के आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।